हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी ग्रुप डी एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं इसके पहले जो क्वेश्चन जिन जिन शिफ्टों में पूछे गए उनका कंप्लीट एनालिसिस करके यह वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में आने वाले सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पिछली शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं और सभी क्वेश्चन डाटा चेंज कर करके पूछे गए हैं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो आपका यदि एग्जाम 15 दिसंबर को है या फिर इसके आगे आने वाली डेट को है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो है 10:24:26। तो त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग। अब भुजाओं का अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया है 10, 24 और 26। तो इन सभी का योग करेंगे तो 24 और 26 50 और 10 60 रेशियो हो जाएगा, यानी कि जो भी त्रिभुज का परिमाप होगा वो 60 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका 120 और ऑप्शन डी है 60। अब ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद अब आते हैं इसको सॉल्व करने। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 480 और इनकी भुजाओं का अनुपात है 10, 24 और 26। तो 10, 24 और 26 एक ट्रिपलेट बनता है, यानी कि यह जो एक त्रिभुज है यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हो जाएगी 10x और जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 24x। अब इसका मान आपको दिया गया है 480। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से 24 से काटेंगे 48 को तो जाएगा 2 बार। अब यहाँ से 2 का गुणा हो जाएगा 20 में तो आ जाएगा 40 और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान आ चुका है 4, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होगा आपका 60x। तो यहाँ पर 60x होगा। तो यहाँ पर 60 और x की जगह हम रख देंगे 2, तो 60 दूना हो जाएगा 120, यानी कि जो त्रिभुज का परिमाप आएगा वो आएगा 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120। और यह क्वेश्चन आपका लगभग आने वाली हर 2-3 शिफ्ट के बाद पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए 6 वर्ष पहले ए से बी की आयु का अनुपात है 7:5। तो यहाँ पर ए और बी के आयु का अनुपात है 7:5, जो कि 6 वर्ष पहले का है। इसके बाद 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। अब यहाँ पर ये 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात है। अब इनकी आयु में हम देखेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर देखें तो डिफरेंस 4 रेशियो का है और यहाँ पर भी 4 रेशियो का है। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखें तो 6 वर्ष पहले है और यहाँ पर 4 वर्ष बाद है। तो 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 4 रेशियो का मान आ जाएगा 10 वर्ष। यहाँ से हम एक रेशियो का मान ज्ञात कर लेंगे। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा आपका 10/4, यानी कि 2.5 वर्ष। अब हमें ज्ञात करनी है ए की वर्तमान आयु। तो ए की जो 7 वर्ष पहले आयु है वो है 7 रेशियो। तो यहाँ से हम 7 रेशियो के मान ज्ञात कर लेंगे। तो 7×5 35 और यहाँ से 7×2 14 और 3 17, तो 17.5 वर्ष आ जाएगी। अब हमें ए की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। जो ये 7 रेशियो आया है ये 6 वर्ष पहले की है। तो 6 वर्ष इसको आगे कर देंगे तो यहाँ पर वर्तमान आयु आ जाएगी। तो 17.5 वर्ष में 6 वर्ष को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 23.5 वर्ष, जो कि एक ही हो जाएगी वर्तमान आयु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 23 सही 1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रों के
एक समूह की औसत आयु है 27 वर्ष। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें से शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु हो जाती है 26 वर्ष। तो शुरू के समूह में कितने लोग थे? तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एलिगेशन से करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक समूह की जो औसत आयु है वो है 27 वर्ष। यदि 4 नए मित्र और आ जाते हैं तो उनकी औसत आयु हो जाती है 25। अब 4 लोगों की यहाँ पर औसत आयु है 25। यहाँ पर मान लेते हैं x लोग हैं और इन्हीं x की हमें संख्या को फाइंड आउट करना है और जो टोटल औसत आयु है वो हो जाती है 26। अब यहाँ से हम लगा लेंगे एलिगेशन। तो यहाँ पर है 4 लोग, तो यहाँ पर है 4 लोग, अब यहाँ पर है 4 लोग और यहाँ पर जो अनुपात हो जाएगा वो आ जाएगा 4 अनुपात यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 का। तो यहाँ 25 में से 26 जाएगा तब भी 1 आ रहा है और यहाँ पर 27 में से 26 जाएगा तब भी 1 आ रहा है, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर भी 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि जो पहले लोग थे उनकी संख्या भी 4 ही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि y के न्यूनतम मान वाली 8 अंक की संख्या दी गई है जो कि 72 से विभाज्य है तो हमें ज्ञात करना 2x प्लस में 5y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये संख्या है 342, x 18 और y है फिर 6 है। अब 72 का मतलब होता है कि 8 9 72, यानी कि वह संख्या 8 और 9 दोनों से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 की विभाजकता का नियम ज्ञात कर लेंगे। तो 8 की विभाजकता का नियम होता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें लेना है y का न्यूनतम मान। तो यहाँ पर है 8 y और 6। तो यहाँ पर y की जगह सबसे पहले हम न्यूनतम मान 0 रख लेंगे, तो इसको 8 से काटेंगे तो यह 8 से नहीं कटेगा। इसके बाद y की जगह हम रख लेंगे 1। तो यहाँ पर 8 से यह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी कि y की जो न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। अब हमें यहाँ से y का मान तो पता चल गया कि y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम 9 की विभाजकता के नियम से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 9 की विभाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से इसको ज्ञात करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, ये मल्टीपल हो गया, और 8 और 1 9 ये भी हो गए। अब 6 में क्या जोड़ दें, और यहाँ पर है y 6 और 1 7। अब 7 में क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2। अब हमें ज्ञात करना है 2x प्लस में 5y और रूट के अंदर। तो यहाँ पर 2x यानी कि 2 दूना हो जाएगा 4 और प्लस 5y, तो y का मान है 1, तो 5 का नाम 5, तो रूट के अंदर आपका आ जाएगा 9, तो रूट 9 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ग्राहकों को वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है और फिर भी उसे 19.6% का लाभ प्राप्त होता है। तो हमें 5200 अंकित मूल्य वाली वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होगा और यहाँ पर एक होगा आपका मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8% की छूट देता है, यानी कि 100 माइनस में 8%, और मार्केट प्राइस हो जाएगा आपका 100 प्लस में 19.6%, 100 प्लस में 19.6। यहाँ से 100 में से में 8 जाएगा तो आपका आ जाएगा 92, और यहाँ से मार्केट प्राइस में आ जाएगा आपका 119.6। अब यहाँ से जो 5200 का मान है वो है अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर है 119.6 रेशियो, तो 119.6 रेशियो का मान आपको दिया गया है 5200। अब हमें ज्ञात करना है 92 रेशियो का मान। तो 92 रेशियो का मान हो जाएगा 5200 अपान में 119.6 और इंटू में आपका 92। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो एक जीरो को हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 नहीं हम 117 होगा, और 13 दूना हो जाएगा 26, और 13 चौके हो जाएगा यहाँ पर आपका 52। 92 से 92 कट जाएगा, तो यहाँ से 92 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4000,
यानी कि जो आपका कॉस्ट होगा वो आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4,000। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ऐसे ही डॉट डॉट करके 10 के स्क्वायर का मान है 385। तो हमें 3 के स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर ऐसे ही डॉट डॉट करके 30 के स्क्वायर तक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस का 9 का स्क्वायर, इसमें हम 3 के स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस में बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस में बचेगा आपका 3 का स्क्वायर। ऐसे ही डॉट डॉट करके आपका बचेगा 10 के स्क्वायर तक। अब यहाँ पर हमें ज्ञात है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दी गई है 385। अब 3 का स्क्वायर आपका होता है 9। अब इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 की गुणा यदि हम 385 में कर दें तो 9 पना हो जाएगा 45, अंत में आएगा 5। तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। इसके बाद रिमाइंडर 4 है, तो 9 8 72 और 4 76, यहाँ पर अंत में आ रहा 65। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी 3465 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें जो पहला तरीका होगा वह सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में सॉल्व करने वाला तरीका होगा। तो यहाँ पर पहला मेथड है, यहाँ पर हमें ज्ञात है कि 9 पुरुष किसी कार्य को कर लेते हैं 20 दिनों में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 3 त्रिका 9 और 20 तिहाई 60, यानी कि 60 दिनों में जो आपका पुरुष है वह 60 दिनों में 3 पुरुष मिलकर कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम महिलाओं के लिए भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है आपकी 4 महिलाएं और 15 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेती हैं। तो हम ज्ञात करेंगे कि 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ पर देखें तो 5 तिया 15 और 4 तिया हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर 12 दिनों में महिलाएं कार्य को कंप्लीट कर लेंगी। तो यहाँ पर हम 60 और 12 का लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60। अब 60 की डिवाइड 60 से करेंगे तो आ जाएगा 1, और 12 की डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर पुरुष और महिला के बीच का जो रेशियो है वो आ गया 5 और 1। तो यहाँ पर टोटल वर्क है 60, तो 60 अपान में कर देंगे 5 और 1 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 दिन, यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन है 5,578 रुपये। तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि जो मूलधन है वह कितना था। तो यहाँ पर हमें ब्याज की जो गणना करनी है वह 10 मासिक के आधार पर करनी है और 2.5 वर्ष है। तो 2.5 वर्ष में टोटल 30 महीने होते हैं। तो यहाँ पर 10 माह के अनुसार यहाँ पर हमें 3 बार चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना होगा, और यहाँ पर 12% वार्षिक दर है। तो यहाँ पर 10 महीने के लिए जो दर आएगी वो आ जाएगी 10%। अब यहाँ पर हम 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 10% का मान होता है 1/10, यानी कि जो ब्याज है वह 10 से हो रही है 11।
तो 10 से ब्याज हो रही है यहाँ पर 11। तो 3 बार के लिए तो यहाँ पर लगा देंगे क्यूब। अब यहाँ पर 10 का क्यूब होता है आपका 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अब यहाँ पर 1331 की वैल्यू तो दी गई है 5578। तो 5578 है यहाँ पर 1331 की वैल्यू। अब हमें ज्ञात करना है 1000 की वैल्यू। यहाँ पर हम देखें तो अंत में है 1 और यहाँ पर देखें तो 8, यानी कि अंत में 8 आएगा और 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है 38,000, जिसमें है अंत में 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 38,000, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अपनी सामान्य चाल का 2/5 से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट देरी से पहुंचता है, तो अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी तय करने में उसका सामान्य समय कितना है। तो यहाँ पर पहले चाल थी 5, अब हो चुकी है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो समय का रेशियो होगा वो आ जाएगा 2:5। अब हमें ज्ञात करना है कि जो अभिजीत की चाल है वह उस समय कितनी समय लग रहा था सबसे पहले। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 48 मिनट का और यहाँ पर डिफरेंस है 3 रेशियो का। तो 3 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 48। अब हमें यहाँ पर निकालना है 2 रेशियो की वैल्यू। तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 या 48, यानी कि 16 दूना 32 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 32 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P एक आयत है जिसमें ABCD के अंदर कोई बिंदु है, जिसमें PA बराबर है 25 सेंटीमीटर, PB 33 और PD बराबर है 56 सेंटीमीटर। तो PC की हमें लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक चतुर्भुज है जहाँ पर अंदर एक बिंदु है P। अब यहाँ से PA और यहाँ से PB और यहाँ से PC और PD, ये कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर है आपका P। तो यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C और यहाँ पर है D। यहाँ से हमें PC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि P और जो C है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि PA स्क्वायर प्लस में PC स्क्वायर बराबर होता है PD स्क्वायर प्लस में PB स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम PA का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 25 का स्क्वायर यहाँ पर होता है आपका 625। इसके बाद यहाँ पर हमें ज्ञात करना है PC का मान, तो PC स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे PB का स्क्वायर, तो PB है 33। अब 33 का स्क्वायर हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 33 का स्क्वायर होता है आपका 1089। इसके बाद प्लस में है आपका PB का स्क्वायर, तो PD का स्क्वायर होता है यहाँ पर है 56। तो 56 का स्क्वायर होता है 3136। अब यहाँ पर हम 1089 और 3136 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4225। अब इस 4225 में से इस 625 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3600 और यहाँ पर आ जाएगा आपका PC स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 3600। तो यहाँ से आपकी PC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60, ऑप्शन नंबर 3। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 24%, तो 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्राप्त करना है 36% सांद्रता। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो 72 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 और 36 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब यहाँ पर 12 जो रेशियो है इसकी वैल्यू है 18 लीटर। अब हमें ज्ञात करना है कि 36 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर 36 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 18/12 और इंटू में 36। तो 12 तियाँ हो जाएगा 36 और 18 त्रिक हो जाएगा 54।
यानी कि 54 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके व्यास की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर है आपका 21 सेंटीमीटर व्यास की लंबाई। तो हमें ज्ञात करना है उस अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 36R अपान में होता है आपका 7। तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे और निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। तो यहाँ पर 36 है और R की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है 21 सेंटीमीटर, जबकि ये आपका व्यास है। तो व्यास जो होता है इसको त्रिज्या निकालने के लिए हम बटा 2 करते हैं और अपान में आपका 7 पहले से ही है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 18। अब 18 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 त्रिक हो जाएगा 54, यानी कि उस अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी, यानी कि एक व्यक्ति है उसको 1 घंटे में तय करनी है टोटल दूरी 8 किलोमीटर दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, यानी कि वह 1/3 समय में, तो हमारा जो बचा हुआ समय है, मान लेते कि उसने 1/3 समय में 1/4 दूरी को कंप्लीट कर लिया, तो जो हमारा बचा हुआ समय आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर ये समय है तो आ जाएगा बचा हुआ समय 2/3 और बची हुई दूरी आ जाएगी यहाँ पर 1/4 को कंप्लीट कर चुका है तो बचेगा आपका 3/4। अब यहाँ पर जो टोटल दूरी है वो यहाँ पर है आपकी 8 किलोमीटर। तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि हमें तय करनी है 3 किलोमीटर की दूरी और 2/3 समय में। तो हमें निकालना है कि वह ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंच जाए। तो हमें निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्पीड। तो टोटल जो दूरी है वो है आपकी 6 किलोमीटर और जो समय है वो है आपका 2 में है आपका 3, तो ये 3 आपका जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा 6/2 और इंटू में हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार तो 2 3 हो जाएगा 6 और 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 का हो जाएगा 9, यानी कि उस व्यक्ति को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार को 600 रुपये में पूरे करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी कि जो ए है वह उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है और जो बी है वह 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। जो बी है वह 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन सी की सहायता से वे कार को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है और सी भी, यानी कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि सी का जो भुगतान का हिस्सा है वह कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इन सभी का क्षमता। तो इन सभी की जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर 12। अब यहाँ पर हम 4 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 6 की डिवाइड 12 से करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 की डिवाइड 12 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। यहाँ पर ए की जो क्षमता है वो है 3, बी की क्षमता 2 है और तीनों की क्षमता यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर सी की क्षमता आ जाएगी ए प्लस बी माइनस में ए प्लस बी प्लस सी। तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5 और 5 में से यहाँ पर 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2 और सी की क्षमता आ गई 1 और क्षमता के अनुसार ही पैसा बांटा जाता है। तो टोटल है आपका 600 रुपये और इनकी क्षमता टोटल हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 रेशियो का मान हो जाएगा आपका 600। अब हमें निकालना है सी की क्षमता, सी का रुपया। तो सी जो है उसकी क्षमता है 1, तो हमें ज्ञात करना है 1 रेशियो का मान। तो 600 अपान में हो जाएगा आपका 6। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 1 रेशियो का मान आ जाएगा आपका 100,
यानी कि जो सी का पैसा होगा वो हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना अंकित करता है। मान लेते हैं कि 7/5 गुना अंकित करता है, तो यहाँ पर 5 की वस्तु को बेच रहा है वह व्यापारी 7 रुपये में। इसके बाद है उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, यानी कि उसका अंकित मूल्य है यहाँ पर 7, उसी के 17/20, तो 20 का गुणा हो जाएगा आपका इस तरफ। अब हमें निकालना है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वह कितना है। तो 20 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 100 और 17 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आपका 119। अब हमें ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो 100 की चीज़ को 119 पर बेचा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 19% का प्रॉफिट, यानी कि उस व्यापारी को 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19%, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 2684। इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा आपका 21, बचेगा 5, 7 8 56, बचेगा 2। अब यहाँ पर ये नहीं कट रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ए, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यह 7 से नहीं कट रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका यहाँ पर 2534। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा आपका। इसके बाद बचेगा 4, 7 छंग 42, फिर 1 बचेगा और यहाँ पर 7 छंग 42 और यहाँ पर आ जाएगा 14 है, तो 7 दूना हो जाएगा 14, यानी कि बी ऑप्शन आपका 7 से विभाज्य है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह बी जो है वह 11 से भी विभाज्य है। तो 25 है और यहाँ पर है 34। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 और -5 4 9। अब ना तो इनका जो डिफरेंस है वो ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, यानी कि यह संख्या जो है वह 11 से विभाज्य नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यह भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3014। तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 21 और हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो 7 से विभाज्य नहीं है। अब 3 ऑप्शन हमारे 7 से विभाज्य नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से, तो 7 दूना हो जाएगा 14, 3 बचेगा 7 पन्ना 35 और 7 21, यानी कि यह संख्या 7 से कट रही है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह संख्या 11 से कट रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 7 और 1 आ जाएगा 8 और इनका डिफरेंस 7 और 1 8। अब इनका डिफरेंस आ गया 0, यानी कि यह संख्या आपकी 11 से भी भाज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमें 5 से लेकर 11 तक की टोटल संख्याओं को ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो 11 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 5 को और इसमें हम प्लस कर देंगे 1 को, तो हमें टोटल संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी। तो 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर 6 और 6 में से 1 जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 7, यानी कि 5 और 11 से लेकर यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होती हैं, जैसे कि 5 6 फिर 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर टोटल 7 संख्याएँ होंगी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पर आपकी 100 से लेकर हमें ज्ञात करना है 999 तक की संख्याओं, टोटल कितनी संख्याएँ होंगी। तो 999 में हम घटाएंगे 100 को और उसमें 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 990। तो यहाँ पर घटाने पर आपका आ जाएगा 900, टोटल आ जाएगा यहाँ पर 900। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना कि 2 या फिर 5 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काटेंगे 900 को 2 से, इसके बाद 900 को हम यहाँ पर 5 से भी काटेंगे और इन दोनों का एलसीएम 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 10।
तो इस 900 को हम यहाँ पर 10 से भी काटेंगे और तीनों का देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। तो 900 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 450। इसके बाद 900 को 10 से काटेंगे तो आ जाएगा 90 और 900 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा 180। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि 2 या फिर 5 से ऐसी कितनी संख्या हैं जो विभाज्य है। तो इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों संख्याएं यानी कि 2 और 5 से कटती हैं वो टोटल है आपके पास 90। अब यहाँ पर जो 2 से कटती है वो यहाँ पर है आपकी 450। तो 450 में हम 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 360। इसके बाद जो टोटल 5 से कटने वाली संख्या है वो है 180। 180 में हम 90 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। अब हमें इन तीनों का योग ज्ञात करना है। तो 360 प्लस में करना है 90 और प्लस में करना है हमें 90। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 540। यानी कि 3 अंकों में ऐसी जो संख्याएं हैं जो 2 और या फिर 5 से विभाज्य हैं वो टोटल संख्या है 540। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 540। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जबकि सबसे छोटी सम अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है 2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और इन सभी का जो योग होता है वो होता है 1062। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1062। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक की यदि इन सभी का आपस में गुणा कर दें तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने शून्य होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि यहाँ पर हम 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यदि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और बाकी का 0। इसके बाद इसको हम फिर से 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकन्नम 5। जो रिमाइंडर बचता है उसको रहने देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको 5 से डिवाइड करना है। अब जो शून्यों की संख्या होगी दाईं ओर वो इन सभी का योग होगा यानी कि 200 से लेकर यहाँ 1 तक का योग होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इन सभी को तो 8 और 1 हो जाएगा 9। यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक आएगा 9। तो इकाई का अंक इन 4 ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 249। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली कर लेंगे और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा? यदि हम सभी अभाज्य संख्याओं को देखें तो आपका 2 होता है, 3 होता है, आपका 5 भी होता है और ऐसे ही डॉट डॉट करके होता है। लेकिन यदि हम इनका 2 और 3 और 5 में है आपका 2 और 5, तो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 और 10 में आपका यूनिट डिजिट आता है 0 यानी कि इसमें इकाई का अंक होगा आपका 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3। यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 ऐसे ही डॉट 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 करके 10 की पावर 100 तक है और इसमें हमें 6 का भाग देना है। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर है पावर 100 तो हम 100 का गुणा जो कर देंगे उसको 4 से कर देंगे और अपान में कर देंगे 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 100 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 400 और इसको 6 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36 बचेगा 4 और फिर से 6 छंग 36 बचेगा 4 यानी कि यहाँ पर आपका शेषफल आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस में 3 की पावर 28
में निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 की पावर 25 को कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा आपका 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस में बचेगा 3 की पावर 2 और प्लस में बचेगा आपका 3 की पावर 3। अब हम यहाँ पर 3 की पावर 25 हमारा कॉमन है। अब 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 3 त्रिका 9 और 3 की पावर 3 का मान 27 होगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन है आपका 3 की पावर 25, अब ऐड करेंगे तो 27 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 36 और 36 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखेंगे कि हम 40 किसका गुणज है। तो 40 ना कि 1100 का गुणज है, ना 11 का गुणज है, ना 7 का गुणज है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 ऐसे ही डॉट डॉट करके 20 की पावर 3 तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम n का जो क्यूब का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होता है n² n+1 का होल स्क्वायर और अपान में होता है 4। हम इस फार्मूले में यहाँ पर रख देंगे तो हमारा 1 से लेकर 20 तक के क्यूब का योग आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 20। तो यदि 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 और इंटू 20 के बाद 20 + 1 तो 21 और 21 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 441 और अपान में है यहाँ पर 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एक का नाम हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब 441 है, अब यहाँ पर 2 जीरो हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। यदि उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि यहाँ पर जो शेषफल बचता है 36, इस 36 में हमें भाग कर देना 13 का और जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर होता है आपका 13 दूना 26, 10 आपका रिमाइंडर बचता है। तो यानी कि यदि उस संख्या में 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका 10 रिमाइंडर शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अपान में 1 गुणा 2 प्लस में 1 बटा 2 गुणा 3 ऐसे ही करके 1 अपान में 9 गुणा 10 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। ट्रिक यह है कि अंतर और अपान में गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट वाली संख्या और शुरू वाली संख्या का अंतर करेंगे। तो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 10 एकन्नम होता है 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9/10, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे।